हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2025 का सेट डी। वीडियो को लास्ट तक देखना और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और ये वीडियो 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए ज़रूर देखना, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसलिए लास्ट जो है प्रैक्टिस रिवाइज जो करते हैं आप, उसके लिए ज़रूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। तो पहला भाग है हमारा 2000 पहला भाग है खंड ए भौतिक विज्ञान सेक्शन ए। पहला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है, शक्ति 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होती है। इसके लिए हमें न्यूमेरिकल करके इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। V हमारा दे रखा है 220 वोल्ट, P दे रखी है 100 वाट और R निकाल लेंगे। V स्क्वेयर अपॉन P इसका फार्मूला हो जाएगा। V स्क्वेयर है यानी 220 गुणा 220 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 484 ओम आ जाएगा। फिर V2 दे रखा है 110 वोल्ट, R हमारा अभी 440 ओम आ गया है। P शक्ति निकाल लेंगे, शक्ति के लिए फार्मूला हो जाएगा V स्क्वेयर अपॉन R हो जाएगा। तो V स्क्वेयर 110 गुणा 110 बटा 484 है तो 25 वाट आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सोल्व करके देख सकते हैं, ये डी को भाग आ गया है। 25 वाट इसका सही आंसर है। शक्ति का छोटा मात्रक वाट है। तीसरा क्वेश्चन है, बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस भरी जाती है या आर्गन भी भर सकते हैं। अगला देखिए, अभिकथन और कारण वाला। अभिकथन क्या है, नेत्र लेंस में अपनी फोकल लंबाई को समायोजित करके रेटिना पर स्पष्ट रूप से फोकस करने की क्षमता होती है। इस घटना को समायोजन की शक्ति के रूप में जाना जाता है। दोनों ही सत्य हैं और जो कारण है उसका सही व्याख्या करता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला देख लेते हैं, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा होगा। समतल में भी सीधा दिखाई देता है, केवल उत्तल में भी सीधा दिखाई देता है, अवतल में दोनों ही होते हैं, सीधा भी और उल्टा भी। इसलिए हम अवतल नहीं कह सकते। इसलिए डी ऑप्शन है, या तो समतल या उत्तल। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। छठा क्वेश्चन देखिए, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। ये देखिए, अंतरिक्ष में जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता, और जहाँ वायुमंडल नहीं होता वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो फिर आकाश जो है नीले की बजाय काला ही दिखाई देगा। तो इसका ये आंसर है। अगला है, द्विखंड और बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न, दोनों में अंतर बताना है। तो द्विखंडन जो होता है वो एक जनक से दो संतति कोशिकाएं बनाती हैं। इसमें एक जनक होता है और वो विभाजित होकर दो संतति कोशिकाएं बना देते हैं। और बहुखंडन में एक जनक से अनेक संतति कोशिकाएं बनती हैं। एक तो ये अंतर हो गया। दूसरा है, जो द्विखंडन होता है वो अनुकूल परिस्थितियों में होता है और बहुखंडन है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। द्विखंडन में जो है केंद्र एक बार ही विभाजित होता है, लेकिन बहुखंडन में केंद्र बार बार विभाजित होता रहता है। इसके जो द्विखंडन के जो एग्जाम्पल है, अमीबा है, लेशमानिया है, जीवाणु है, और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। तो ये हो जाएगा सातवें का 2 नंबर का जो 2 अंक का ये क्वेश्चन है। तो इस तरह आप लिख देना। और 8वां देखिए, ए है, किसी छड़ चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। ये देखिए, और इसके गुण भी लिखने हैं। ऐसे हम उस पर पेंसिल से छड़ चुंबक बना लेंगे और उस पर एन उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अंकित कर लेंगे, एन और एस लिख देंगे। और एन से जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और एस में विलीन हो जाती हैं। तो ये इसका पहला गुण भी हो गया है। दूसरा क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ये इसका दूसरा गुण है। और ध्यान से देखो, चित्र में कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है जब आप इसको डायग्राम को बनाएं तो ये एक दूसरे को बिल्कुल कहीं भी एक दूसरे को काटे ना। तो अच्छे से, और ये ध्रुवों पर एन और एस पर भी ध्यान रखना है, बिल्कुल अच्छे से बनाना है
तीसरा जो गुण दे रखा है कि ये जो छठ चुंबक के भीतर जो है, जैसे बाहर तो जैसे उत्तरी ध्रुव से तो ये निकलती हुई दिखाई दे रही है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और एस में अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम छठ चुंबक के अंदर बात करें, एस और एन के अंदर बात करें, तो यहाँ एस से अंदर जाती हुई दिख रही हैं और एन से निकलती हुई दिख रही हैं, और बाहर एन से निकलती हैं और एस में जाती हुई, तो ये एक पूरा बंद वक्र बन जाता है। तो इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो एक बंद वक्र होती हैं। तो ये तीसरा गुण है। तो आप इसमें ऐसे करके 3 अंक हासिल कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये बी भाग भी हमने इसके साथ कर लिया है। तो 3 नंबर भी, दोनों ए और बी 3 अंक के थे। अब 9वां क्वेश्चन क्या है, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम बता रखा है। ओम के नियम के अनुसार निम्न में कौन सा सही समीकरण होगा, तो ये पहले वाला समीकरण सही है, R = V/I। अब ओम का नियम क्या कहता है, जब किसी परिपथ में, विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, तार का ताप समान रहना चाहिए। तो वो समान रहना चाहिए, इसके तब ही विभवांतर और विद्युत धारा जो है एक दूसरे के समानुपाती होंगे। यानी कि दोनों ही जो राशियां हैं, विभवांतर हैं और धारा है, वो एक समान बढ़ेंगे, और घटेंगे तो दोनों ही घटेंगे, बढ़ेंगे तो दोनों ही बढ़ेंगे। समानुपाती का यही मतलब होता है। और इसमें जो है इसका फार्मूला हो जाएगा V समानुपाती I, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V = IR। R जहाँ पर नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, V विभवांतर होता है और I विद्युत धारा होता है। तो इस तरह से ये आप लिख के 3 अंक हासिल कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। 5 नंबर में पहला है, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। ये हमने यहाँ दे रखा है, देखिए नीचे दे रखा है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। यानी जब एक फोकस दूरी 1 मीटर हो तो लेंस की क्षमता को हम एक डायोप्टर कहते हैं। एक डायोप्टर = 1/1 मीटर। और दूसरा है 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। बी पार्ट है ये 1 अंक का है। एफ दे रखी है 2 मीटर। पी लेंस की क्षमता निकालनी है, तो इसका फार्मूला हो गया P = 1/F, और = 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 फोकस दूरी है और मीटर में है। तो जब ये सॉल्व करने के बाद 0.50 डायोप्टर आ गया। अब इन्होंने कहा है अवतल लेंस की क्षमता निकालनी है। अब हमें ये पता है जो अवतल लेंस की क्षमता होती है वो माइनस में होती है, तो इसके आगे हम ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे। -0.50 डायोप्टर, तो माइनस से ही ये अवतल लेंस की क्षमता हो जाएगी। ऋणात्मक चिन्ह वाला ही जो होता है वो, यानी लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, इसलिए हमें यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लगाया है। तो ये 1 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। अब सी पार्ट में 2 भाग हैं, लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र। ये 2 अंक के हैं, बस सूत्र ही लिखने हैं आपको और 2 अंक मिल जाएंगे। लेंस सूत्र 1/F = 1/V - 1/U। दर्पण सूत्र 1/F = 1/V + 1/U। यहाँ एक बच्चों को छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। दर्पण सूत्र में जैसे पै बोला जाता है तो इसमें V और U के बीच में प्लस आ जाएगा, और जो दूसरा है वो लेंस सूत्र हो जाएगा। तो इससे आप ये याद रख सकते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे आप कौन सा लेंस है, क्योंकि बच्चे है ना एग्ज़ाम में उल्टा पुल्टा लिख देते हैं और इसमें भी नंबर वो अपने कटवा लेते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, दर्पण प्लस आएगा और लेंस जो है वो उसमें माइनस आएगा। तो इस तरह से ये आपका 5 अंक का क्वेश्चन हो गया। इसके इंटरनल चॉइस में देखते हैं क्या है। अथवा में दे रखा है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा, और बी का आंसर है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो ये 1 अंक का प्रश्न है। अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, और ये ए और सी भाग हम देखते हैं क्या है। ए भाग है मुख्य फोकस की, वो बतानी है अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरण जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और वाहनों में उत्तल दर्पण को ही प्राथमिकता क्यों दी जाती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और ये दर्पण जो होते हैं बाहर की ओर वक्रित भी होते हैं, इसलिए इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। और इन दर्पण से ही जो ड्राइवर है अपना सुरक्षित रूप से वाहन चला सकता है। तो इस तरह से आप ये जो है 5 अंक का जो क्वेश्चन है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और इस यहाँ पर जो है भौतिक विज्ञान भी कंप्लीट हो गया है। अब जो है रसायन विज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन है, नमकीन को पैकेट से निकालने के उपरांत विकृत गंधिता से बचाने हेतु आप क्या उपाय करेंगे।
ये देखिए, इसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाएंगे, नाइट्रोजन गैस भरेंगे, वायुरोधी बर्तन में रखेंगे। हमने ये याद कर रखे हैं कि भाई किसी भी उसको अगर हमें विकट गंधिता से बचाना तो ये तीनों तरीके अपनाएंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि नमकीन को हम घर ले आए हैं खरीद कर, हमने उस पैकेट को खोल लिया है और कुछ नमकीन हमारी बच गई है, उसको रखना है। तो उसको ख़राब होने से हम कैसे बचाएंगे? हम घर में तो ना ही नाइट्रोजन गैस भर सकते हैं, ना ही प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिला सकते हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाती है कि हम उनको, उस नमकीन को वायुरोधी बर्तन में रखें, तो ही हमारी वो नमकीन जो है विकट गंधिताओं से बच सकती है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये भी एक एक नंबर के ही चल रहे हैं अभी। सबसे अधिक आघातवर्धक धातु है सोना और चांदी होती हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक कुछ क्यों होता है? आयनिक यौगिक जो होते हैं धन और ऋण आयनों से बने होते हैं और इन आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। इस मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका गलनांक उच्च होता है। तो इस तरह से आप इसको लिख देना। एक नंबर का ही पूछा गया है। अब अभिकथन और कारण वाला देखिए। अभिकथन है हमारा, उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। ठीक है, उदर में HCl उत्पन्न होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये असत्य है। तो सी ऑप्शन सही है, ए सत्य है और लेकिन आर असत्य है। अगला देखिए, 15वां क्वेश्चन देखिए। 15वें क्वेश्चन में दे रखा है, लोह चूर्ण पर अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है? देखिए, आप अभी क्रिया करके लिख के देख सकते हैं कि भाई Fe आयरन का लोह चूर्ण हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया करेंगे तो आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा। ये देखो, पहली ऑप्शन ठीक है, इसका हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। तो ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और उसके दो उपयोग बताने हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका उपयोग है पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए। दूसरा है कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, उसके दो उपयोग हमने कर लिए हैं, ये देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जल की अनुपस्थिति में अम्ल अम्लीय व्यवहार क्यों नहीं दिखाते हैं? और उदासीनीकरण अभिक्रिया देख लेते हैं। H आयन की उपस्थिति में अम्ल अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाते। अगर पानी अनुपस्थित होगा और पानी होगा ही नहीं तो अम्ल H आयन उत्पन्न नहीं कर पाएंगे और फिर इसलिए वो अम्लीय व्यवहार दिखा नहीं पाएंगे। तो H आयन होने जरूरी हैं और H आयन पानी की उपस्थिति में ही होंगे। पानी नहीं होगा तो वो H आयन नहीं बनेंगे और वो अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाएगा। अगला उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और पानी बनाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। यानी अम्ल खट्टा स्वाद होता है, क्षार का कड़वा। जब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो ना वो खट्टा रहता ना कड़वा रहता है, उदासीन हो जाता है। एक दूसरे के असर को वो प्रभावित, जो उनका असर है उसको निष्प्रभावी कर देते हैं, यानी उदासीन हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हम अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं क्षार तो लवण बनता है NaCl प्लस पानी। तो ये होगी, ये दोनों का प्रभाव है, एक दूसरे ने क्या कर दिया, उदासीन कर दिया, इसलिए इसको बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। या अब इसमें देखिए तीसरी ऑप्शन आ गई। 16वें क्वेश्चन में 3 ऑप्शन है, आप तीनों में से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये देखिए, लोहे की कॉपर सल्फेट विलीन के साथ अभिक्रिया दे रखी है Fe + CuSO4, तीर का निशान Cu + FeSO4। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। ये बताना है कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा है और कौन सा पदार्थ अपचायक एजेंट की तरह काम करेगा। तो देखिए, अभी हमने ये देखो Fe जो होता है ये इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है वो अपचायक का काम करता है, यानी खुद तो इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जाता है, उपचयित हो जाता है, लेकिन अगले वाले को जिसको वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको अपचयित कर देता है। तो ये Fe क्या हो गया, एक तरह से अपचायक हो गया, दूसरे को अपचयित कर रहा है। तो ये Fe खुद ऑक्सीकृत होता है और दूसरे को अपचयित करता है। तो ये Fe पहली ऑप्शन आ जाएगा, Fe वाला ही इसका जो है ठीक आंसर है, सही आंसर है। 17वां देखिए, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? रासायनिक समीकरण सहित एक उदाहरण देना है। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हों उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी, इसमें सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है C+O2, तीर का निशान CO2, जो सब बच्चों को याद हो जाएगा। यानी C+O2 2 अभिकारक हैं और ये दोनों मिलकर CO2 बना रहे हैं।
तो दो से संयोजन माने जुड़ना होता है। सी और O2 जुड़ गए, CO2 बन गया, दो से एक बन गया, तो इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अगला है सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना देखिए। इसमें देखिए सोडियम, इसमें हमें सोडियम इनकी परमाणु संख्या पता होनी चाहिए। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 1। और लास्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, जो लास्ट वाले कक्ष में अंतिम जो कक्ष होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे बनती है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। सोडियम का प्रतीक Na है, तो इसके बाहर वाले सबसे बाहरी कोश में जो है एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है तो देखो एक इलेक्ट्रॉन के बिंदु के रूप में दिखा देते हैं, तो इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हो जाती है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो है 8 होती है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 6। यानी इसके बाहर वाले कोश में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉनों को हम जैसे ऑक्सीजन का प्रतीक लिख के उसके बाहर दिखा देते हैं 2 2 4 6 करके, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हो जाएगी। मैग्नीशियम की देखिए, मैग्नीशियम जो है इसकी परमाणु संख्या 12 होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 2, K में 2, L में 8 और M में 2 2 12 हो गया। तो 2 जो है इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम प्रतीक लिख के Mg का और उसके ऊपर दिखा देते हैं, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हो जाएगी। किसी भी तत्व का आ जाए तो आप उसकी परमाणु संख्या पता होना चाहिए, उसके बाहर वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है ये पता होना चाहिए, तो आप उसको आराम से दिखा सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, 3 अंक का था, तीनों एक एक नंबर के हैं ये। और अगला इसके अथवा में दे रखा है, या तो आप वो करोगे या फिर ये वाला करोगे। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातु में कोई 3 अंतर बताने हैं। 3 अंतर में देखिए, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। धातुएं क्षारीय प्रकृति का ऑक्साइड बनाती है, धातुएं अम्लीय प्रकृति का ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, लेकिन जो अधातु होती हैं वो कोई हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती अम्लों के साथ। धातुएं पानी या भाप के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, अधातुएं पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। धातुएं इलेक्ट्रॉन दान करती हैं, इसलिए वे स्वयं उपचयित हो जाती हैं और अपचय का काम करती हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, ये स्वयं अपचित होते हैं और उपचय का काम करते हैं। यानी जिससे ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं उसको तो उपचयित हो जाता है और खुद ये जो है अपचयित हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसका अंतर कर सकते हैं 3 नंबर में। अब ये जो दे रखे हैं नीचे शब्द समीकरण लिखने हैं और उसके बाद संतुलित करना समीकरण को। 3 नंबर में है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रत्न के साथ। देखते हैं कैसे है। देखिए हमें सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है सूत्र पता होना चाहिए, H2SO4 होता है। जिंक के साथ, दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया कर रही है, तो देखो जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है हाइड्रोजन से, जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और जिंक इसकी जगह आ जाएगा, तो ZnSO4 + H2 हो जाएगा। इसको आप संतुलित कर लेना। संतुलित करने में देखो H2 इधर 1 है ना, H2 2 है, तीर के निशान से पहले 2 हैं और इधर भी 2 हैं। फिर देखिए सल्फर इधर 1 है और इधर भी 1 है, O इधर 4 है, इधर भी 4 है और जिंक इधर 1 है, इधर भी 1 है, तो ये पहले से ऑलरेडी संतुलित है, हमें इसको संतुलित करने की जरूरत है ही नहीं। दूसरी देखिए मैग्नीशियम के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है। इसमें भी मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ये हाइड्रोजन को विस्थापित करके खुद हाइड्रोजन की जगह ले लेते हैं और ये मैग्नीशियम क्लोराइड + H2 बन जाता है। इसमें देखिए यहाँ ये संतुलित करना पड़ा है। देखो HCl के पहले 2 लगा दिया है, 2 लगाने से पहले ये संतुलित नहीं थी। देखो H 1 था और यहाँ 2 थे, Cl इधर 1 था लेकिन यहाँ 2 थे, तो यहाँ H भी 2 है, Cl भी 2 है। मैग्नीशियम इधर 1 है, इधर 1 है। मैग्नीशियम तो संतुलित था लेकिन ये H और Cl दोनों 2 2 थे, यहाँ 1 है, तो यहाँ हमने यहाँ आगे 2 लगा दिया, तो ये संतुलित हो गया। अगला देखिए आयरन के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो आयरन क्लोराइड + हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसको संतुलित करने के देखिए यहाँ पर H 1 है, अभिकारकों में H 1 है, उत्पाद में H 2 है। अभिकारकों में Cl 1 है और इसमें Cl 2 है, तो और Fe यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। तो ये देखो यहाँ 2 H2 हैं, 2 Cl2 हैं, तो यहाँ 2 लगा देंगे तो यहाँ भी H2 और Cl2 हो जाएंगे। इस तरह से ये संतुलित हो जाएगा। अगला देखिए ये है हाइड्रोजनीकरण। अब हमारा 20वां क्वेश्चन आ गया जो 5 अंक का होता है। हाइड्रोजनीकरण 2 में दे रखा है और इसके औद्योगिक अनुप्रयोग दे रखे हैं 2 नंबर में, और एक साबुन की सफाई प्रक्रिया और क्रियाविधि ये 3 नंबर में है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए हाइड्रोजनीकरण क्या है। पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, इसे हाइड्रोजनीकरण या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसमें हाइड्रोजनीकरण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसमें यूज हो रहे हैं।
और संकलन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जुड़ रहे हैं, एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, इसलिए संकलन बोलते हैं। तो ये देखिए इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या, हाइड्रोजनीकरण का उपयोग वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। ये देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सी और सी के बीच में द्विआबंध है, इसलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो वनस्पति तेल है, इसके चारों तरफ आर लिख रखी है, हाइड्रोकार्बन चेन हो सकती है लंबी। निकेल और या पैलेडियम की उपस्थिति में देखो हाइड्रोजन हम ऐड कर रहे हैं, इसमें जोड़ रहे हैं। हाइड्रोजन जब जुड़ जाती है तो सी के बीच में जो है वो द्विआबंध एकलाबंध बदल जाता है और इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाती है और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है और ये वनस्पति तेल से वनस्पति घी बन जाता है। तो ये हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया जो है वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने में काम आती है। वनस्पति तेल जैसे सरसों तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, इनसे घी बनाते हैं, जैसे डालडा, लाडला, ये गगन मगन, ये वाले घी बनाते हैं जो कि वनस्पति घी होते हैं। तो ये इसका हो गया। अगला जो साबुन की शोधन प्रक्रिया है देख लीजिए। सबसे पहले हम साबुन के बारे में जानेंगे। साबुन क्या होता है। साबुन जो है लंबी श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का जो आयनिक भाग होता है वो जो है जलरागी होता है, यानी पानी में घुलनशील होता है। और जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, जो पूछ है उसकी, जो वो जल विरागी होती है, वो पानी में नहीं घुलती, वो तेल में घुलती है। जब साबुन से हम कपड़े धोते हैं तो जो साबुन का आयनिक सिरा होता है वो बाहर की ओर यानी पानी की तरफ चला जाता है और जो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है वो तेल की तरफ चला जाता है और वो अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित कर लेते हैं कि मिसाइल का निर्माण हो जाता है। और जो अधिकांश जो तेल होते हैं वो मैल होते हैं वो तैलीय होते हैं और तेल पानी में अघुलनशील होता है। तैलीय मैल जो होता है मिसाइल के अंदर में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं और आयन विकर्षण के कारण जो है मैल आसानी से बाहर निकल जाएगा और इस तरह से कपड़े साफ हो जाते हैं। ये देखिए अगर अकेला मिसाइल आ जाता है तो भी आप यहीं से मिसाइल का आंसर बना सकते हैं। मिसाइल में ये डायग्राम बनाना है आपको। पहले आप साबुन का अणु बता देना कि जो आयनिक सिरा होता है वो जलरागी सिरा होता है, पानी में घुल जाता है। जो हाइड्रोकार्बन पूछ है ये जलविरागी सिरा होता है, ये साबुन अणु जो है पानी में नहीं घुलता, ये मैल गंदगी में की तरफ चला जाता है, उसमें घुलता है। ये देखिए जब हम कपड़े साफ़ करते हैं तो ये जो बीच में पीला पीला दिखा रखा है ये मैल है, इधर ये मैल तैलीय है और बाहर जो है हाइड्रोकार्बन पूछ जो है इसकी तरफ है व्यवस्थित है और जो आयनिक सिरा है वो बाहर पानी की तरफ व्यवस्थित है। तो ये इस तरह से मिसेल बनी हुई है। तो इस तरह आप मिसाइल का डायग्राम बना के बता सकते हैं। देखिए कपड़े को कैसे साफ करेंगे। कपड़े के ऊपर गंदगी लगी हुई है, गंदगी चिकनाई का रूप लगा लो। हमने साबुन लगा दिया इसके ऊपर। साबुन लगाने के बाद देखिए ये जो कैप्सूल जैसे दिख रहे हैं साबुन के अणु हैं, इसका जो नीला डार्क नीला कलर है वो जलरागी है, जो आयनिक सिरा है जो पानी में घुलनशील होता है। और जो सफ़ेद वाला है ये जल विरागी सिरा है जो कि मैल की तरफ चला जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। जैसे जैसे हमने साबुन लगा के इसको ऐसे रगड़ा तो ये देखो ऐसे होते 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 इसको चारों तरफ से ये जो है साबुन के अणु घेर लेते हैं गंदगी को और बिल्कुल घेरने के बाद देखो ये कपड़े से बाहर निकल जाती है और मिसाइल के रूप में बाहर निकलता है। मिसाइल बीच में जो नीला दिखा रखा है ये मैल है, गंदगी है। और ये सफ़ेद वाले जो हैं साबुन के अणु के कैप्सूल के रूप में जो दिख रहे हैं ये सफ़ेद वाला जल विरागी सिरा है जो कि मैं गंदगी की तरफ हो गया है व्यवस्थित। और बाहर जो नीले वाला सिरा है वो बाहर की तरफ आयनिक सिरा है, ये बाहर की तरफ व्यवस्थित हो गया है। इस तरह से ये कपड़ा ऐसे से साफ़ हो जाता है। आपको अभी ऐसे अच्छे से कर लेना है ये वाला। तो इसके जो है या 5 नंबर में या तो ये 2 थे हमारे हाइड्रोजनीकरण और साबुन वाला, या इसके इंटरनल चॉइस में ये 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है 2 नंबर में। और ये एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल में भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में अंतर दे रखा है। 3 चॉइस दे रखी है, इसमें एक और आगे दे रखी है। पहले हम इसको देख लेते हैं। 2 जो गुण हैं श्रृंखलन है और चतुसंयोजकता है। श्रृंखलन में क्या होता है, कार्बन में कार्बन के ही दूसरे परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, यानी कार्बन कार्बन जुड़कर जो चेन बनाती हैं। जैसे कोई चेन होती है, सोने की चेन है, एक कड़ी उसमें, एक कड़ी उसमें, एक कड़ी उसमें, जैसे वो कड़ी है वो कार्बन, एक कार्बन फिर उसके साथ कार्बन 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 मिलकर जो वो होगी श्रृंखलन। चतुसंयोजकता अगला जो बता रखे कार्बन की 4 संयोजकता होती है। तो कार्बन की 4 है तो चारों तरफ एक एक आबंध बन सकता है, यानी उसके साथ 4 अलग अलग तत्व जुड़कर अलग अलग यौगिक बना सकते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। इसलिए ये जो कार्बन है इसमें बहुत अद्वितीय क्षमता होती है, विशाल संख्या में ये अणु बना लेता है, यौगिक बना लेता है। अब जो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतर है, पहले रासायनिक गुणों में कर लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण कर लेते हैं। एथेनॉल अल्कोहल यहाँ एथेनॉल लिख लेना, कार्बोक्सिलिक अम्ल की जगह एथेनोइक अम्ल लिख लेना। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण होता है उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है अल्कोहल, लेकिन वो उसमें CO2 गैस बनती है और
तेजी तेजी से बनती है और बुदबुदाहट उत्पन्न होती है उसमें। लिटमस परीक्षण में क्या होता है, अल्कोहल कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल है नहीं लिटमस को लाल कर देता है। और सोडियम धातु के साथ परीक्षण करेंगे तो ये जो अल्कोहल हाइड्रोजन गैस बना देते हैं, ये हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते अल्कोहलिक जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। पोटेशियम परीक्षण में पोटेशियम परमंगनेट का जो गुलाबी रंग होता है ये उसको समाप्त कर देते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल का उस पर कोई असर नहीं होता। भौतिक गुणों में हम उसके गलनांक क्वथनांक बता देते हैं। इसका गलनांक 156 होता है। एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल का 290 केल्विन होता है। क्वथनांक इनका 351 केल्विन होता है। एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल का जो है क्वथनांक 391 केल्विन होता है। तो सब चीज़ें जो है एथेनोइक अम्ल की ज़्यादा है, गलनांक भी का भी इसका ज़्यादा है, क्वथनांक भी इसका ज़्यादा है। एथेनॉल में जो है अल्कोहली गंध होती है और एथेनोइक अम्ल में जो है यह तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है। तो इस तरह से 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब इसके इंटरनल चॉइस में ये दे रखा था, ये वाला देख लेते हैं। ये पहली बार पूछा गया था 2025 में। इस तरह का क्वेश्चन पहले कभी नहीं पूछा गया था, तो आप ध्यान से ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है। तो 2025 के जो क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से ज़रूर याद करना। इसमें देखिए क्या दे रखा है। यौगिक ए का व्यापक रूप में अचार में परिरक्षक के रूप में उपयोग होता है। तो ये होता है एथेनोइक अम्ल, जिसका अचार में डालते हैं हम। ए एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके, यानी एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके मीठी गंध वाला यौगिक बी बनाता है। मीठी गंध वाला होता है एस्टर, जिसमें फलों जैसी गंध होती है वो बनता है एस्टर। तो बी हो गया एस्टर। तो हमने ऊपर लिख दिया है ए एथेनोइक अम्ल होता है, बी एस्टर होता है, एथिल एथेनोएट भी बोलेंगे इसको। तो ये 1 का आंसर हो गया, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। फिर दूसरा देखिए, जब यौगिक ए वाशिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बनेगी, देखो, और समीकरण भी लिखना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो पहले समीकरण लिख लेते हैं। एथेनोइक अम्ल हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये हमारा बन गया सोडियम एसीटेट बन गया, पानी बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रही है, तो 1 नंबर इसका और 1 समीकरण का हो जाएगा। तीसरा जो भाग है, एथेनॉल के 2 उपयोग लिखिए, ये भी 2 नंबर का है। एथेनॉल का उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों में किया जाता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो इस तरह से 5 नंबर में 3 ऑप्शन दे रखी हैं, आप तीनों में से कोई भी कर सकती है। आप अब तो बल्ले बल्ले कर रखी है भाई, 2 की बजाय 3 कर दी, जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। अब हमारा जो है खंड से, अब जीव विज्ञान खंड से जो है सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, कौन पर्यावरण मित्र नहीं है। नीचे वाले में से कागज का लिफाफा भी पर्यावरण मित्र है, लकड़ी की डंडी भी है, गुब्बारा नहीं है भाई। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। कौन सी ग्रंथि को हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, तो ऑटो ग्रंथि आ जाएगा इसका आंसर। अब अभिकथन और कारण वाला देखिए, पादप में तने की वृद्धि का कारण कौन होता है, हार्मोन होते हैं, हमें पता है। पादप में जो वृद्धि होती है हार्मोन के कारण होती है। जिब्रेलिन भी एक पादप हार्मोन है जो तने की वृद्धि में सहायता करता है। तो दोनों ही ठीक हैं, ये सत्य हैं। तो ए ऑप्शन सही है इसका आंसर। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए सही की व्याख्या करता है, तो ए ऑप्शन सही है। 25वां देखिए, निम्न में से कौन मानव में नर जनतंत्र का भाग है। अंडाशय, गर्भाशय, डिंब वाहिनी सभी माता के भाग हैं और शुक्रवाहिका है ये नर जनतंत्र का भाग है। तो सी ऑप्शन सही है। शुक्राणु और प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है, देख लेते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है। शुक्राणु और प्रोस्टेट ग्रंथि है जो अपने स्राव शुक्रवाहिका में डाल देते हैं। शुक्रवाहिका को फिर वो वहाँ तरल माध्यम बना देते हैं, और तरल माध्यम जो है शुक्राणु के लिए बहुत अच्छा होता है, उसकी गति के लिए, मूवमेंट के लिए अच्छा होता है। वो उसकी मूवमेंट करने में सहायता करता है, इससे वो एक जगह से दूसरी जगह में जा सकता है। और ये इस स्राव से जो शुक्राणु है पोषण भी प्राप्त करते हैं ताकि वो कई दिनों तक जिंदा रह सके। तो अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो कम समय में अचानक होने वाली क्रिया है। तो इसमें इसका मस्तिष्क का कोई रोल नहीं होता, मेरुरज्जु इसको नियंत्रित करती है। अगला है जो है अगरबत्ती वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर का ही है। इसके अथवा में लिखना है प्रतिवर्ती वाले से। अगरबत्ती की गंध का पता लगाने के लिए हमारे नाक में कुछ ग्राही होते हैं जिसको घ्राण ग्राही बोलते हैं। ये घ्राण, जब अगरबत्ती जलती है तो कण के हवा जो है विसरण विधि द्वारा नाक में प्रवेश करते हैं, और नाक में उपस्थित जो घ्राण ग्राही हैं उसकी सूचना को संवेदी तंत्रिका द्वारा जो है मस्तिष्क में पहुंचाती है, और वहाँ पर इसका विश्लेषण होता है। विश्लेषण होने के बाद जो प्रेरक तंत्रिका कोशिका है इस सूचना को लेकर कार्यक्रम तक पहुँचाती है। तो इस तरह से ये जो अगरबत्ती की गंध है हम उसको सूंघ पाते हैं, सेंस कर पाते हैं। 2 नंबर का ये था। और अब अगला देखिए, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चलता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत है। इसमें भी इंटरनल चॉइस दे रखी है, गोल हरे बीज वाला दे रखा है इसमें। तो आप देख लेते हैं आगे क्या है इसका। 28वां क्वेश्चन,
मेंडल जो है लगा लगा पड़ा था, उसमें मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करते जा रहा था। तो उसने ये भी देखा कि जो लक्षण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। उसका अध्ययन करने के लिए उसने मटर के 2 विकल्पी जोड़ों का संकरण कराया। उसने गोल और हरे बीज तथा झुर्रीदार और पीले बीजों का संकरण करवा दिया। F1 संतति में सभी बीज जो है गोल और पीले आ गए। फिर मेंडल ने F1 संतति का फिर से सब परागण करा दिया। और फिर F2 संतति में कुछ नए संयोजन देखने को मिले। नए संयोजन देखने को मिले तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं है। तो F2 संतति में कुछ पौधे गोल पीले थे, कुछ झुर्रीदार पीले थे, कुछ गोल हरे थे और कुछ झुर्रीदार हरे थे। तो F2 पीढ़ी में नए संयोजन मिले। इससे ये पता चलता है कि गोल और झुर्रीदार लक्षण तथा पीले और हरे लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। आप इसको ऐसे पनट स्क्वायर से भी लिख के बता सकते हैं। देखिए, हमने जनक लिए हैं गोल और हरे बीज। कैपिटल आर, स्मॉल वाई। जो प्रभावी लक्षण होता है उसको कैपिटल से दिखाना है, जो अप्रभावी उसको स्मॉल लेटर से दिखाना है। झुर्रीदार जो है ये अप्रभावी लक्षण इसलिए स्मॉल आर से दिखा रखा है। पीले बीज प्रभावी इसलिए कैपिटल वाई से। युग्मक बन गए कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। इस तरह से दो दो इसके युग्मक बन गए। फिर संतति देखिए, F1 संतति है जो ऐसे बना के आप दिखा सकते हैं। आर वाई एक तरफ लिख लेंगे, एक जनक के जो गैमेट है एक तरफ लिख लेंगे, दूसरे के दूसरी तरफ लिख लेंगे। तो इस तरह से ये 4 संतान हो गई। 4 जो है सभी गोल पीले आ गए। यानी यहाँ F1 में सभी जो प्रभावी लक्षण थे वही दिखाई दिए, अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं दिए। फिर F1 संतति का सब परागण कराया, सब निषेचन करवाया। तो इसमें जनक हो गए गोल पीले और गोल पीले। इनके जो हैं युग्मक बन गए कैपिटल आर स्मॉल वाई, ना कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह से बन गए। दोनों जनक एक जैसे युग्मक बन गए। तो इनके एक जनक जो ये युग्मक है इस चक्कर बोर्ड के पनट स्क्वायर के दोनों तरफ लिख लिए हमने। और फिर यहाँ जो इनका रेशो आई है वो गोल पीले आ गए 9, गोल हरे 3, झुर्रीदार पीले 3, झुर्रीदार हरे 1। तो देखिए ये संकेत टिक मार्क लगा रखा है, स्टार से दिखा रखे हैं गोल हरे को, प्लस से दिखा रखा है झुर्रीदार पीले को, और ये सर्कल को है डार्क सर्कल से दिखा रखा है झुर्रीदार हरे को। देखो कैसे हम इससे कर सकते हैं। RRYY गोल पीले, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई होते ही गोल पीले हो जाएगा। देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई है, सब ढूंढ लेना, वहाँ पर हमें गोल पीले मिलेंगे। ये भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पाँचवा, छठा, सातवां इधर देखिए, आठवां इधर देखिए। इसमें एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई तुम्हें आपको मिलेगा ही। तो ये गोल पीले होंगे। जो गोल हरे में देखे राउंड है, आर कैपिटल है, वाई स्मॉल, इसलिए हरा हो गया। और दूसरा इधर भी कैपिटल आर के कारण गोल हो गया और स्मॉल वाई है तो हरा है। फिर तीसरा देखिए, इसका तीसरा यहाँ पर कैपिटल आर हो गया तो गोल हो गया और स्मॉल वाई है तो हरा हो गया। अब जो झुर्रीदार पीले हैं वो देखिए, झुर्रीदार में जो स्मॉल आर है तो झुर्रीदार हो गया, कैपिटल वाई है तो पीला हो गया। यहाँ भी झुर्रीदार स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है तो पीला हो गया। स्मॉल आर कैपिटल वाई झुर्रीदार पीला हो गया। स्मॉल आर कैपिटल वाई ना स्मॉल आई, दोनों स्मॉल है तो झुर्रीदार हरे हो गए। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं और ये 3 नंबर का है हमारा, पूरा अंक आप ले सकते हैं। इसके अथवा में देखिए दे रखा है, इंटरनल चॉइस दे रखी, गोल हरे बीज वाले पौधे का संकरण झुर्रीदार पीले बीज वाले पौधे से कराया गया। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा है प्रथम संतति में जो है बीज की आकृति वर्ग कैसा होगा। तो ये हो गया गोल और पीले बीज, ये प्रभावी हैं। संकर्ण सचित्र दर्शाए, जो अभी हमने ये किया था ये आप ऐसे दर्शा सकते हैं, इससे आपको पूरा अंक मिलेगा। फिर है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना है, 3 अंक में है। देखिए पुष्प के हैं 4 भाग होते हैं, पुंकेसर, स्त्री केसर, पंखुड़िया और बाह्य दल। पुंकेसर हो जाता है ये पुष्प का नरजनन अंग होता है और इसके 2 भाग होते हैं, परागकोश जो है और तंतु। परागकोश में परागकण होते हैं जो उसके निषेचन में हेल्प करेंगे। और जो ये है स्त्री केसर है, ये पुष्प का मादा जननांग होता है। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र जिस पे परागकण आकर गिरते हैं, वर्तिका ये परागनलिका को अंडाशय तक लेकर आती है, अंडाशय जो फूला हुआ उभरा हुआ भाग होता है,
अंडाशय निषेचन के बाद फल में विकसित हो जाता है और इसके अंदर वो बीजांड होते हैं, बीजांड इससे बीज बन जाते हैं। पंखुड़ियाँ जो होती हैं ये कई रंगों की होती हैं और ये कीटों को आकर्षित करती हैं ताकि परागण में पौधे को सहायता मिल सके। और जो है बाह्य दल हरे रंग का होता है, जब पुष्पकली की अवस्था में होता है तो ये इसकी सुरक्षा करता है। तो इस तरह से आपको 3 अंक आज मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हमारे अमाशय के आंतरिक भित्ति में से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। ये माध्यम को अम्लीय बना देता है और अम्लीय माध्यम में ही पेप्सिन काम करता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है और ये भोजन को जीवाणु रहित भी बनाता है। तो ये आप ये लिख देना। इसके 2 भाग हैं, एक तो ये हो गया अम्ल वाला 2 नंबर में, 3 नंबर में वाला हो गया हमारा वृक्ष वाला। नामांकित चित्र की सहायता से वृक्ष में वाष्पोत्सर्जन के समय जल की गति दर्शाइए। देखिए ये दिखा रखा है 3 नंबर में, एक वृक्ष में वाष्पोत्सर्जन के समय जल की गति बताइए। आप ऐसे पौधा बना सकते हैं। पौधा फिर ये धरती के नीचे आपने जड़ दिखानी है, तना दिखा दिया, पत्तियां दिखा दी। ये देखिए जड़ तीर के निशान अच्छे से दिखाने हैं आपको, एक ही दिशा में दिखाने हैं, ऊपर की तरफ दिखाने हैं सारे। नीचे देखिए जड़ों द्वारा मृदा से जल और खनिज लवण का अवशोषण हो रहा है। ये जड़ों में देखो पानी अंदर जा रहा है और खनिज लवण भी। फिर यहाँ से जाइलम क्या करता है, जड़ों से पानी और खनिज लवण लेकर ऊपर पहुँचाता है। एक ही गति होती है इसकी, ऊपरी मुखी गति। फिर जाइलम और जल और खनिज लवण सभी पौधे के सभी भागों तक पहुँच जाता है। फिर क्या होता है, पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वहाँ से पानी भाप के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और जब वाष्पोत्सर्जन होता है, एक चूषण उत्पन्न होता है। उस चूषण के कारण ही फिर जड़ें जो हैं मिट्टी से जल और पानी खनिज लवण को अवशोषित करती है। अगर वाष्पोत्सर्जन चूषण उत्पन्न नहीं करेगा, वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, तो ये पानी का जो है ऊपरी मुखी गति हो रही है ये नहीं हो पाएगी, तो यहीं रुक जाएगा सब कुछ सारा काम। तो ये हो गया। अगला जो है इंटरनल चॉइस में दे रखा है अब स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर और मानव पाचन तंत्र का चित्र। आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। स्वपोषी पोषण वह पोषण जिसमें हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु सरल अकार्बनिक पदार्थों से, अकार्बनिक पदार्थ कौन हो गए, CO2 और H2O होगा, और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और मंड का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। विषमपोषी पोषण क्या है, वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरों द्वारा बनाया भोजन खाते हैं। वो पौधों से बनाया भोजन भी खा सकते हैं, वो दूसरे जीवों को भी खा सकते हैं, तो वो मांसाहारी भी हो सकते हैं और वो शाकाहारी भी हो सकते हैं, और इनको क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती। तो ये हो गया 2 नंबर वाला। 3 नंबर वाला देखिए, ये आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। ऊपर जीवा दिखा रखी है, मुगहा है और यहाँ लाला ग्रंथियाँ भी हैं। ग्रसिका है, ग्रसिका से अमाशय, अमाशय से फिर छोटी आंत, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत, बड़ी आंत से मलाशय, मलाशय से गुदाद्वार। इधर प्रेषिज का दिखा देना। फिर ये जो ग्रंथियाँ हैं, लाला ग्रंथियाँ तो मुगुहा के पास है, और ये यकृत ग्रंथि हो गई। यकृत के अंदर जो पित्ताशय होता है, पित्ताशय पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय जो पित्त लवण होता है वो माध्यम को क्षारीय बनाता है, और यह उसके इमलचीकरण में भी सहायता करता है, वसा के इमलचीकरण में, ताकि उस पर लाइपेज एंजाइम अच्छे से कार्य कर सके। अग्नाशय एंजाइम है, अग्नाशय एंजाइम ने अग्नाशय ग्रंथि है, इससे एंजाइम निकलता है ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। कुछ मात्रा में लाइपेज भी निकलता है। तो इस तरह से ये अमाशय का दिखा रखा है। अमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती हैं, HCl, पेप्सिन, श्लेष्म, में 3 चीज़ें निकलती हैं इससे। HCl माध्यम को अम्लीय बनाता है, भोजन के जीवाणु को नष्ट करता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, और श्लेष्मा क्या करता है, अमाशय की आंतरिक भित्ति को HCl से सुरक्षा करती है। इस तरह से छोटी पाचन पूरा हो जाता है और अवशोषण भी होता है। वृद्धांतर में बड़ी मात जो है इसमें से भोजन जाता है, और यहाँ से फिर मलाशय से गुदाद्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा जो है 2025 का सेट D कंप्लीट हो गया है। और भाई वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें, और शेयर करें 10th के स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। उनको एक प्लेटफॉर्म पर सभी सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएं, इधर उधर उनको जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से सब कुछ उनको मिल जाएगा जो भी उनको चाहिए। हरियाणा बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत बेस्ट है ये प्लेटफॉर्म आपके लिए। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप नोटिफिकेशन बटन दबाना। आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। 2025 का एक सेट और बाकी है, हमारे सारे 2016 से लेकर 2025 के कंप्लीट हो जाएंगे कल। और आपकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। अब सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं, एक जगह पर अपना बैठकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अच्छे से देखिए, आनंद लीजिए और स्वस्थ रहिए। पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिए, डिप्रेशन से दूर रहिए, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। आप सिर्फ इन क्वेश्चन पेपर को भी आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से सॉल्व किए को देख लेते हैं,
छोटे क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेते हैं, डायग्राम बना बना कर देख लेते हैं, जो इसमें न्यूमेरिकल आए हैं वो ही कर लेते हैं, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जो कमज़ोर बच्चे हैं पढ़ाई में, जिनका हाथ तंग है, वो भी अपनी परीक्षा पास कर जाएंगे साइंस की। ठीक है, आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू।